Assalamu alaikum class. I am Madiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो है वो हम कुछ टर्म्स और आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है वो जनरली हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी फूड को जो है वो स्पॉइल करते हैं और फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन कौन से होते हैं जो हमारी फूड को स्पॉइल करते हैं। इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया आ जाता है, दूसरे नंबर पे उसका वायरस आ जाता है, मोल्ड्स आ जाते हैं, यीस्ट आ जाते हैं और इसके अलावा जो है वो अदर हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप आ जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमारी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारी डाइट में दोनों तरह से रोल प्ले करते हैं, हेल्दी रोल भी प्ले करते हैं और हमारी हेल्थ को जो है वो हैजर्ड्स भी पहुँचाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक ऐसे मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो हम कुछ जो है वो इंटेंशनली अपनी फूड में जो है वो शामिल करते हैं ताकि हम अपनी फूड से जो है वो एक कोई उसकी फर्मेंटेड प्रोडक्ट बना सके और उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सके। तो बैक्टीरिया कुछ हम जो है वो इंटेंशनली अपनी फूड में शामिल करते हैं, कुछ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से, एयर से, सॉइल से, वाटर से हमारी फूड में आ जाते हैं जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं और डिफरेंट फूड बॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। इसी तरह वायरसेस, मोल्ड और यीस्ट भी जो है वो हमारी फूड कमोडिटीज़ को, डिफरेंट किस्म की कमोडिटीज़ को जो है वो रिएक्ट करते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारी फूड जो है वो स्पॉइल होती है। अकॉर्डिंग टू अगर हम जो है वो आप लोग के उससे देखें सिलेबस से, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया इसकी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखी थी कि पास्ट में माइक्रोबायोलॉजी ने जो है वो क्या क्या था। कि फर्स्ट में जो है वो कोई भी ऐसी नहीं थी, सिर्फ कुकिंग टेक्निक्स अवेलेबल होती थी लेकिन प्रिजर्वेशन का उसमें कोई भी रोल नहीं होता था। देन उसके बाद जैसे जैसे जो है माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो न्यू डिस्कवरीज हुई, फ्लोरिश किया इसने, तो इसमें डिफरेंट किस्म की प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आ गई जैसे पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन और इसके अलावा जो है वो प्रिजर्वेशन उसकी आ गई टेक्निक्स सारी। देन उसके बाद जो है वो इमर्जिंग फूड बोर्न पैथोजेंस हमारे पास आ जाता है, वो भी यही इमर्जिंग कि हमारी फूड में जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रेजेंट है जो कि हमारी फूड को स्पॉइल करते हैं। उसमें बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, यीस्ट के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारी वो फूड कमोडिटीज़ हैं, माइक्रोबियल कमोडिटीज़ हैं जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करती हैं। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो हमने इसके जो है वो माइक्रोब्स के कुछ सैम्पलिंग प्लान देखे कि सबसे पहले जो हमारी कमोडिटी प्रेजेंट होती है वो बैक्टीरिया को जनरली जो है हम दो तरह के मेथड से जो है वो जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें जो है वो स्ट्रीट प्लेट मेथड और सेकंड पे जो है हमारा पोर प्लेट मेथड था कि जिसमें हम जो है वो एक न्यूट्रिएंट एगर सा हम ले लेते हैं और अपनी माइक्रोबियल प्लेट के ऊपर उसको स्प्रेड करके उसके बाद उसमें माइक्रोबियल कॉलोनीज़ को ग्रो करते हैं और उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं कि उसमें जो है वो कितनी कौन से सोल्यूशन में, कितनी कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में या कौन से स्टार्च एगर या न्यूट्रिएंट जो हमने लिया था एज अ मीडिया उसमें कितने % जो है वो बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं। और पोर प्लेट मेथड में हमने ये देखा था कि हमने जो है वो पहले एक अपनी एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो है वो एक अपने इन्वायरमेंट को जो है मीडिया बनाया था और उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करके हमने देखा था कि कितने % जो है वो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है उसके बाद। अब जब माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है जो हमारी फूड को डिकेड कर देती है, हमें माइक्रोबिया मतलब डिफरेंट किस्म की हमें फूड बोर्न वायरसेस या फूड बोर्न इलनेसेस हमें कॉज कर रही है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से ऐसी टेक्निक्स हैं या कौन से एनालिटिकल मेथड है हमारे पास ऐसे जो हमें एनालिटिकल मेथड हमारे कौन से हैं जो कि हमें माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से मिले हैं और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो हमारी फूड में ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है वो हमारे पास पास्चराइजेशन, सेकंड पे हमारे पास स्टरलाइजेशन, थर्ड पे हमारे पास फर्मेंटेशन, इसके अलावा हमारे पास जो एनालिटिकल मेथड जो हम यूज़ करते हैं अपनी फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसमें बेकिंग आ जाएगा,
इरेडिएशन आ जाएगा, इसके अलावा स्मोकिंग, प्रिजर्वेशन, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव सॉल्ट वगैरह, ये हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है वो हम माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और डिफरेंट किस्म के इसमें हम अपनी फूड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। हमें पता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ को अगर हम स्टडी करें तो मतलब हमारा जो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी फूड में प्रेजेंट है उनका जो है एक ना एक जो है वो डेथ रेट होता है या एक उसका ग्रो रेट होगा। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो फूड कमोडिटी में हमारा बैक्टीरिया पाया जाता है, अगर हम स्टडी करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसका ग्रोथ एंड डेथ रेट देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी फूड में जो है वो पाए जाते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे माइक्रोब्स को हमारी फूड में ग्रो करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, कुछ इंट्रिंसिक होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक में हमारा ये आ जाएगा कि हमारी फूड की पीएच क्या है, अगर वो पीएच सूटेबल होगी हमारी बैक्टीरिया की ग्रो के लिए तो डेफिनेटली उस पर जो है वो मैक्सिमम ग्रो करेगा बैक्टीरिया। मॉइस्ट इसमें हमारा जो है सेकंड नंबर पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे कि अगर जो है वो फूड इन नेचर जो है वो ज़्यादा शुगरी है, स्टार्ची है, तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये भी इसमें भी डिपेंड करेगा कि अगर फेवरेबल है न्यूट्रिएंट जो उसमें प्रेजेंट है फूड में तो ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सेकंड पे जो आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर इसमें आ जाते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो आपका टेम्परेचर आ जाएगा कि अगर हम टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो हमारी डिक्रीज़ होगी। अगर हम टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज़ करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो जो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर टेम्परेचर के लिहाज से स्टडी करें तो बैक्टीरिया जो है हमारे वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक हमारा मेसोफिलिक आ जाते हैं, साइक्रोफिलिक आ जाते हैं और थर्मोफिलिक है। मेसोफिलिक जो है वो जनरली जो है वो 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करते हैं। साइक्रोफिलिक हमारे आ जाते हैं जो कि हमारे बिलो देन जो है वो 20 ग्रो कर सकते हैं और थर्मोफिलिक वो है जो कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी जब हम प्रोवाइड कर देते हैं तो वो 40 से अबव भी जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया आपका जो है वो किस कमोडिटी से बिलोंग करता है, उसका टेम्परेचर क्या है। जनरली आमतौर पे अगर हम स्टडी करें तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 20 से लेके जो है ऑलमोस्ट हमारे जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो कर सकती है कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमोडिटी। अगर हम जो है वो उसके लिए मतलब 100 से अबव टेम्परेचर करके कोई भी चीज़ अपनी कुक करते हैं तो उसमें जो है हम माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। फूड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फूड इकोसिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम हमारा होगा जनरली कि जिसमें जो है हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों मैनिपुलेट करेंगे कि हमारे दोनों फेवरेबल जो है वो टेम्परेचर अवेलेबल है हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। और अब देखेंगे फॉर एग्जांपल फूड हमारी कैसे होती है, एक फूड चेन होती है। हमारी फूड चेन क्या है, फॉर एग्जांपल ग्रास जो है उसको जब तक हम लाइट देंगे और एयर में जो है वो प्लांट जो है वो अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है। अब वो फूड जो है वो हमारी ग्रास जो है वो हमारी एनिमल जो है वो कंज्यूम करते हैं। एनिमल को जो है वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा। इसी तरह जो है वो हमारा एक साइकिल चलता जाता है कि एक फूड जो है वो किसी दूसरे मतलब पार्ट जैसे इसी तरह कुछ ग्रास जो है वो हमारे कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स को एनिमल लेंगे, एनिमल को ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारी पूरी फूड चेन होती है या फूड इकोसिस्टम है कि इसमें जो है वो हमारा फूड जो है वो कहाँ से आएगी और पहले उसको कौन कंज्यूम करेगा, देन उसके बाद फर्दर उस ग्रुप को कौन कंज्यूम करेगा और ये फर्दर फूड चेन हमारी पूरी चलती जाती है कि किस तरह से जो है ये हमारी फूड जो है वो हमारे कंज्यूमर तक पहुंचती है। अगर तो जो है वो तमाम फूड इकोसिस्टम में ये है कि हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर जैसे हमारा टेम्परेचर,
मॉइस्चर, पीएच, एसिडिटी, एयर, ये सब फैक्टर जो है वो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मतलब फेवरेबल कंडीशन है। तो फिर इन फैक्टर्स के नज़र जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेंगे। अगर जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, मॉइस्चर को डिहाइड्रेट कर दिया जाए, पीएच को जो है वो अगर एसिडिक से बेस कर दिया जाए, बेसिक से अल्कलाइन कर दिया जाए, तो या एयर में से भी हम अपनी मॉइस्चर प्रिवेंट कर लें, या उसकी स्टोरेज जो है वो हम ड्राई प्लेस पे करें, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम अपनी माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक टेम्परेचर ऐसा होता है सबसे पहले कि अगर हम फूड को हीट करना स्टार्ट करते हैं, 100 तक ले जाते हैं, उसे बॉईल करते हैं, तो माइक्रोबियल ग्रोथ का जो है ये डेथ रेट स्टार्ट हो जाएगा। जब फूड जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड में उस टाइम भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। अब जब हम उनको कूलिंग की तरफ लेकर आएंगे, तो जैसे जैसे हमारी फूड कमोडिटी जो है वो कूल होना स्टार्ट होती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी जो है वो इंजाइमेटिक एक्शन स्टॉप हो गया था, वो जो है दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो माइक्रोबियल जो है वो सर्वाइवल और ग्रोथ रेट ऐसा हो जाता है कि ये इन फैक्टर्स पे जो है वो उसका इन्हिसार होगा कि अगर फैक्टर्स को हम चेंज कर दें तो हो सकता है कि उनका डेथ रेट आना शुरू हो जाए, और अगर फैक्टर्स को मतलब चेंज के बाद दोबारा जो है वो फैक्टर जब अपनी कंडीशन में आएगा तो उसका जो है वो सर्वाइवल रेट हो जाएगा। आमतौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 4 स्टेजेस पे ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टेजेस अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले जो है वो लॉग होती है, देन उसके बाद लैग, फिर स्टेशनरी, देन उसके बाद डेथ। लॉग, इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। सबसे पहले जो लॉग स्टेज है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करना सिर्फ स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद लैग स्टेज आ जाती है जिसमें मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की फूड में। उसके बाद स्टेशनरी फेज आ जाएगी कि ना तो जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी ना वो कम होगी। फिर उसके बाद डिक्लाइन या डेथ स्टेज आ जाती है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका एंड हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपका जो है वो फर्दर जो है फिर वो टेक्निक्स आ जाती हैं कि किस तरह से जो है वो हम डिफरेंट किस्म की जो है वो फूड स्पॉइलेज को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी जनरली टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, या हम कौन से हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं। हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट में ये होगा कि बैक्टीरिया को जो है वो हम किस तरह से उसके टेम्परेचर की हेल्प से या कौन से हम वेज जो है वो यूज़ करके जो है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करें, उसकी ग्रोथ में हर्डल्स पैदा करें, और वो हमारी फूड को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई नुकसान ना पहुँचे और हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। आमतौर पे जो है इसको फूड सेफ्टी टेक्निक्स भी कहा जाता है कि फूड को हम सेफ़ रखने के लिए कौन सी हर्डल्स या कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो जनरली हमारी फूड जो है वो डिकेड ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो जाए। जिसमें आमतौर पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा जो है वो पास्चराइजेशन आ जाता है। पास्चराइजेशन जो है वो आमतौर पे हम लिक्विड की करते हैं। लिक्विड फूड जो हमारी होती है, जैसे हमारा मिल्क हो गया, जूसेस वगैरह हो गए, इसको हम किस तरह से जो है वो पास्चराइजेशन के थ्रू हम उसको हीट करते हैं। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम आ जाएगा इसमें, सॉरी लॉन्ग टाइम आएगा। अगर हम किसी भी अपनी फूड कमोडिटी को जो लिक्विड है तो उसको स्टोर करने से पहले मतलब फॉर फ्यूचर यूज उसको स्टोर करने से पहले अगर हम किसी, जैसे हमने फॉर एग्जांपल मिल्क को कंज्यूम किया है और उसको हम जो है वो कम हीट पे जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए लो टेम्परेचर में और लॉन्ग टाइम
हीट करने के लिए, उसमें क्या होता है कि हम आमतौर पे जो है वो 70 टू जो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो अपनी फूड को प्रोवाइड करते हैं और उसमें जो है वो 5 टू 10 मिनट्स के लिए हम उसको हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम आ जाता है इसमें ये होता है कि जनरली आमतौर पे जो है हम 80 टू 90 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आमतौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर, और उसमें जो है हम 2 टू 5 मिनट्स के लिए जो है वो मिल्क को या कोई भी जूस को जो है वो बॉईल करते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह इसमें अल्ट्रा हीट टेम्परेचर भी एक हमारा होता है जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, और या सम टाइम इसमें कुछ सेकंड्स भी 30 सेकंड्स भी इनफ हो जाते हैं, और उसमें जो है वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिल्क में या फिर हमारी किसी जूसेस वगैरह में अवेलेबल है वो सब किल हो जाते हैं। पास्चराइजेशन जनरली 2 तरह की होती है, एक कॉन्टीन्यूस पास्चराइजेशन होती है और एक डिसकॉन्टीन्यूस पास्चराइजेशन होती है। कॉन्टीन्यूस में ये होता है कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो हम अपने घर में जो है वो हीट पे जैसे हमने कोई मिल्क बॉयल किया तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, और डिसकॉन्टीन्यूस ये होती है कि जो आमतौर पे हम इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में करते हैं कि पहले आपने जो है वो उसको बॉयल किया, फिर उसके बाद आपने उसको कूल किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी उसमें सर्वाइव कर गए थे फिर उसको आपने दोबारा से जो है वो हीट किया और उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट किया। लेकिन डिसकॉन्टीन्यूस जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है, आमतौर पे जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा साथ साथ जो है वो आमतौर पे जो इसका आ जाता है अदर मेथड जो हम देखते हैं उसमें ये एक और मेथड जो है वो केनिंग है। बड़ा केनिंग भी जो है वो हमारा केनिंग जब हम किसी भी फूड की जो है वो केनिंग करने लगते हैं उसको जो है वो हमने स्टोर करना है। ये जैसे आमतौर पे हम जो फ्रूट कॉकटेल्स वगैरह मार्केट से कंज्यूम करते हैं तो उसमें उसके केनिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। केनिंग में सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन की। जो भी फूड कमोडिटी हम मार्केट से लेकर आते हैं उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। जब तक कि हमने उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की और हमने उसको कुक नहीं किया प्रॉपर तरीके से या उसकी स्टोरेज नहीं की तो वो अभी रॉ मटेरियल ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मार्केट से कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को परचेज़ करके लाते हैं, उसके बाद हम उसको घर में ला के वॉश करते हैं। वॉश करके पीलिंग करेंगे या ट्रिमिंग करेंगे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा फूड है हमारी वेजिटेबल या फ्रूट जिसके साइड पे आपको लग रहा है कि कोई स्पॉइलेज होना स्टार्ट हो गई है या कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी है तो आप उसको उस पार्ट को जो है वो कट डाउन कर देंगे वहाँ से ताकि वो पूरा हमारा फ्रूट या वेजिटेबल डिस्ट्रॉय ना हो। उसके बाद जो है वो आप उसकी स्लाइसिंग करेंगे। फिर उसके बाद जो हम स्लाइसिंग के बाद जो मेथड केनिंग में फिर ब्लांचिंग होती है। ब्लांचिंग में हम क्या कहते हैं, जो हमने फ्रूट या फ्रूट के स्लाइस किए हैं उसके बाद हमने उसे जो है ना 5 टू 10 मिनट जो है वो बॉयल वाटर में उसको कुछ देर के लिए रखना है ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हुए हैं वो किल हो जाएं। उसके बाद जो है हम उसके बाद फिलिंग करते हैं। उसकी फिलिंग हमारी क्या होती है कि हमने जो फूड जो है वो ब्लांच किया है जिसको हमने स्टोर करना है उसको हमने जार में फिल कर दिया। उसके बाद फिल करने के बाद जो है उसके बाद लेडिंग आएगी कि उसकी कवरिंग हमने ऊपर से कैसे करनी है कि उसके ऊपर उसका जार का जो है वो कवर आ गया। देन उसके बाद वैक्यूम क्लीनिंग होगी कि उसमें जो एयर प्रेजेंट है उसे किसी वैक्यूम के थ्रू जो है हमने बाहर निकालना है और फिर उसके बाद उसकी सीलिंग करेंगे। जब अगर एयर प्रेजेंट रह जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। जब उसको फिर उसके बाद हम उसको सील पैक कर देंगे। पैक करने के बाद जो है हम फिर दोबारा जो है अपने केन को जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बाहर भी रह गए हैं तो वो हीट होने के बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। देन उसके बाद उसको कूल करेंगे और एक स्पेसिफिक जो है वो टेम्परेचर पे जो हमारी फ्रीज़र या फ्रिज का जो टेम्परेचर टाइम होता है उसमें जो है उसको स्टोर कर देंगे। वो फिर हमारा जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रह जाएगा और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी फूड की कमोडिटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो आप जिसका मॉइस्चर लेवल कम होता है उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक तक हम स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो है वो मिल्क और पास्चराइजेशन के बाद हम 2 to 3 डेज तक तो कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम फर्दर जो है वो फूड स्पॉइलेज को देखेंगे कि किस तरह से जो है हम फूड स्पॉइलेज को डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।